नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी। जो 2022 में पूछे गए जो सवाल थे वो सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लंबा सीरीज़ चलेगा और जैसे कि हम लोग को पता है कि 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अभी 17 अगस्त 2022 में जो पूछा गया था उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये दोनों को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को 2022 में। अब की बार जो पूछने का चांसेस है जो क्वेश्चन, वो सब जो एनसीईआरटी, ये पूरा एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको आंख बंद करके आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो रंगीन फोटोग्राफी में प्रायः कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्रायः, यहाँ एक शब्द लिखा गया है प्रायः। प्रायः कौन सा किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ नहीं किया जाता, उसका भी किया जाता है, बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम इसी का यूज़ किया जाता है। अगर तीनों रहेगा ना क्वेश्चन में, ABCD में, अगर ए या बी या सी में किसी में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड तीनों रहेगा तो तीनों को ही टिक करना है। और अगर तीनों ना रहे, सिर्फ सिल्वर आयोडाइड रहे, तो आपको सिल्वर आयोडाइड ही आपको टिक करना है। एक्सरे फिल्म में कौन सा सिल्वर यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। एक्सरे जब भी होता है तो उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड करने का मतलब क्या है? तो एक तो सिल्वर रहेगा ही, और हैलाइड का मतलब हो गया कोई भी हेलोजन ग्रुप, या तो क्लोरीन हो गया, या फिर ब्रोमीन हो गया, या फिर आयोडीन हो गया, कोई भी एक हेलोजन ग्रुप। तो फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड प्रकाश पड़ने पर अपघटित हो जाता है और धात्विक सिल्वर बनाता है, जो छवि बनाने में सहायक होता है। ठीक है, हाइपो, जिसको हम लोग आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। ठीक है, हाइपो का प्रयोग फोटोग्राफी में किसके लिए किया जाता है? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका यूज़ किया जाता है, हाइपो का यूज़ किया जाता है फिक्सर के रूप में। फोटोग्राफी में हाइपो का यूज़ फिक्सर के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफी में डेवलपर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डेवलपर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह प्रकाश से प्रभावित सिल्वर हैलाइड, जो सिल्वर हैलाइड जो प्रकाश से प्रभावित होता है उसको धात्विक सिल्वर में बदल देता है। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप लोग इसको आराम से कर लीजिए। अगर क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से उठाएगा तो यही से उठाएगा, क्योंकि पिछले बार पूरा एनसीईआरटी भर दिया था, आप लोग देखे ही होंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीन और सीसा मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। बिल्कुल, टीन और सीसा का प्लम्बम का यूज़ किया जाता है फ्यूज तार बनाने के लिए। फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, बिल्कुल लाइव तार से ही जुड़ा हुआ होता है फ्यूज बनाने के लिए चुनी गई सामग्रियों का उच्च गलनांक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गलनांक निम्न होना चाहिए और रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, रेसिस्टेंस हाई होगा और गलनांक निम्न होना चाहिए। तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर का। चलिए अब देख लेते हैं फ्यूज तार। फ्यूज के बारे में मैं इतना यहाँ पे करवा दिया हूँ कि आप लोग, हो सकता है आप लोग कुछ, अगर आप लोग को मन करे तो कर सकते, लेकिन इतना सफिशिएंट है ग्रुप डी के लिए। देखिए, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी डिवाइस है, और जो विद्युतीय परिपथ में अत्यधिक धारा से बचाता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा तो ये जो फ्यूज़ है वो टूट जाता है, जिस कारण से धारा का प्रवाह रुक जाता है, और हम लोग का जो घर में जितने भी जो इक्विपमेंट लगा होता है, पंखा आ गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, सब बच जाता है। ठीक है, फ्यूज़ का गलनांक कम होता है और रेसिस्टेंस हाई होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज़ तार प्रायः टीन, जिसमें टीन का परसेंटेज कितना होता है? 63%, और सीसा प्लम्बम इसका परसेंटेज कितना होता है? 37% का मिश्रण होता है।
ठीक है। तो ये परसेंटेज भी कई बार पूछ देता है, आप लोग याद रखिएगा। फ्यूज़ का गलनांक आमतौर पर 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है, गलनांक, ठीक है। फ्यूज़ तार का जो गलनांक होता है उसको आमतौर पर 150 से 250 के बीच में रखा जाता है। देखिए फ्यूज़ कहाँ यूज़ होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका गलनांक कितना होगा, ठीक है। आमतौर पे इस रेंज में होता है, और अगर आप लोग को सिर्फ अगर रेंज पूछेगा तो 150 से 250 आप लोग को लगाना है, और अगर नॉर्मली पूछ दिया जाए तो आप लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए आधुनिक फ्यूज़ तार को देखिए, अभी अब फ्यूज़ तार अब बहुत कम यूज़ किया जाता है, अब MCB किया जाता है, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है घरों में, जिसको हम लोग किटकैट भी बोलते हैं आमतौर पर। फ्यूज़ की धारा क्षमता को एम्पियर रेटिंग कहते हैं। फ्यूज़ की जो धारा क्षमता होता है उसको एम्पियर रेटिंग कहते हैं। इतना काफ़ी है फ्यूज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका गर्भनिरोधक के 4 तरीकों और उसकी क्रियाविधि को दर्शाया गया है। आप लोग को बताना है, यहाँ पे 4 तरीका दे दिया है और यहाँ पे क्रियाविधि दे दिया है, आप लोग को सही मिलान करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब पूछा था तो बच्चा बहुत हकबका गया था। देखिए इसका क्या होगा। आमतौर पे सबको पता होगा कॉन्डोम क्या होता है, ठीक है। कॉन्डोम होता है कि जब मेन ऑर्गन होता है उस पर लगाया जाता है, और जिस कारण से स्पर्म जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो सीधा सब देखो कि यहाँ पे शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। यानी कि सी का हो जाएगा 2 नंबर। सी का 2 नंबर कहाँ पे देखो, तो सी का 2 नंबर आपको 1 में भी दे रखा है और सी का 2 नंबर 2 में भी दे रखा है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि मौखिक गोलियां, जिसको हम लोग जो नॉर्मली पिल्स लेती थी महिलाओं के द्वारा गर्भ को रोकने के लिए, वो क्या करता है, इसको ये फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, यानी कि ये जो है ना फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, नहीं अंडाशय, इसका हो जाएगा निषेचन को रोक देता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन को रोक देता है। तो बी का क्या हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। अब बी का 4 खोजिए कहीं पे, तो बी का 4 इसी में देखिए डी में, तो आपका बस और कहीं पे नहीं, यहाँ पे यही 2 हम लोग को खोजना था, 2 में भी, यहाँ पे बी में तो 3 दे रखा है, तो बस इसी का आंसर हो जाता। आप लोग ये 2 अगर याद होता तो। इसके बाद कॉपर टी क्या करता है, जो भी यूटेरस होता है ना, यूटेरस जो होता है, यूटेरस पे एक लेयर बना देता है। यहाँ पे जब भी स्पर्म और वो अंडा जब फ्यूज़ करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट बोलते हैं, यानी कि निषेचन हो जाता है। अब ये फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब से आके ओवरी में, या माफ़ कीजिएगा यूटेरस में चिपक जाता है इसके बाल में। अब यहीं पे बाल में ही इसको चेंज कर दिया जाता है, जब हम लोग कॉपर टी लगाते हैं तो यहाँ चेंज कर दिया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे नहीं रह पाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका यूज़ होएगा। फिर एक आपको दे रखा है ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी क्या करता है, जो बचा हुआ है आरोपण को रोकता है, ठीक है। तो ये आप लोग सारा यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए गर्भ निरोधक गोलियाँ आपको बता दिए, ये हार्मोन क्या, गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होता है ये मुख्य रूप से कौन हार्मोन को प्रभावित करता है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रभावित करता है। कॉपर टी जो अभी बता दिए, इसके जो यूटेरस होता है उस पर जो परिवर्तन करता है और भ्रूण का आरोपण को रोक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन की निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका तो आंसर देखिए, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में रूपांतरित होना। अब इसको ज़रा समझिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, खाते हो तो वो 3 चीज़ें होते हैं, या तो प्रोटीन होगा, या तो फैट होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा। और हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट पहले टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज में टूट जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हम लोग के सेल पे चला जाता है, सेल पे। अब ये रहा सेल, सेल पे 2 चीज़ होते हैं, ठीक है। एक तो सेल हो गया, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब इस पे जो होता है ना लिक्विड भरा होता है, लसलसा, यानी कि सेमी परमिएबल गोंद टाइप का लिक्विड भरा होता है, इसमें भी और न्यूक्लियस में भी, दोनों में। ये जो लिक्विड यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और इस पे जो लिक्विड भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में जो भरा रहता है। और अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला देते हो तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म,
यानी कि पूरा प्रोटोप्लाज्म। याद रखने का तरीका है पूरा प्रोटोप्लाज्म। अगर सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म हटा देंगे तो साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो जब ग्लूकोज ब्लड के थ्रू जाता है सेल में, तो सेल में जाता है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये टूटता है। किस में टूटता है? पायरोबिट में। किस में टूटता है? पायरोबिट में। 2 पायरोबिट में टूट जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटा गया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटा गया है, या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटा है। यहाँ से डिपेंड करता है। हम लोग को पूछा गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लो, पायरोबिट जब टूटता है, अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटा, ये वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज के, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति में टूटा तो पायरोबिट टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, जो जानवरों में होता है। ठीक है, और पायरोबिट अगर टूटा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये ईस्ट में होता है। हम लोग देखते हैं ना कि ब्रेड में ईस्ट फूलने लगता है, ड्यू टू क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे होता है, इस कारण से वो फूलता है। तो यही पायरोबिट टूटता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, कई बार हम लोग देखते होंगे कि जब जिम करते हैं या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम लोग को मांसपेशियाँ दर्द करने लगता है, यानी कि वहाँ पे जो ग्लूकोज अब टूट रहा है पायरोबिट में। ठीक है, 2 पायरोबिट में जो टूट रहा है वो ऑक्सीजन के, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाता है या फिर ना के बराबर होता है, तो उसमें टूटता है, जिस कारण से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और हम लोग को दर्द होता है। यह दर्द फील करवाता है लैक्टिक एसिड टूटने के कारण। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटता है। अगर ऑक्सीजन के, जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया, तो ऑक्सीजन के अगर प्रेजेंट में टूटा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटा तो अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो हम लोग को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट रहा है एरोबिक रिस्पिरेशन। ये क्या होता है? अब जो साइटोप्लाज्म में पायरोबिट टूटा बना, वो पायरोबिट चला जाता है साइटोप्लाज्म में, तो बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स रहता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये जो पायरोबिट होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वाटर में और ऊर्जा, यानी कि 38 माफ कीजिएगा 36 होता है शायद, 36 पायरोबिट एटीपी ना 38 एटीपी बनाता है, 38 एटीपी में टूट जाता है। ठीक है, 38 एटीपी में टूटता है और हमें एनर्जी उसी से मिलता है। ठीक है, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण देख लीजिए, C6H12 और ग्लूकोज गया कहाँ? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है और 38 एटीपी में टूट जाता है। ठीक है, 38 एटीपी में टूट जाता है, यानी कि ग्लूकोज 2 पायरोबिट में टूटा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलता है। तो यही वाला हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस में टूटता है, तो पायरोबिट किस में टूटता है। अब यहाँ पे आप आराम से समझ गए होंगे कि पायरोबिट जो है टूटता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन में और ऊर्जा में। 36 एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टूट जाता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग वायु मार्ग यानी कि ट्रैकिया को ढहने से रोकता है, कोलैप्स करने से रोकता है? इसका तो आंसर हो जाएगा रिंग ऑफ कार्टिलेज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उपास्थि कार्टिलेज जिसको बोलते हैं का वलय। ठीक है, ये होता कैसे? आइए देखते हैं इसको। जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र की शुरुआत नाक गुहा से होती है। श्वासनली जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राकिया, देखिए होता क्या है ना कि यहाँ जो है, देखिए नाक हो गया, ये हो गया मुंह। अब यहाँ से एक पाइप जाता है इस तरह से, और एक मुंह से पाइप जाता है जो खाने वाला फूड पाइप होता है। फूड पाइप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं बन रहा है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, ईसोफेगस बोला जाता है फूड पाइप को। और जो नाक के थ्रू जो जाता है, जिससे हवा, जिसे हम लोग लेते हैं, एयर लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्राकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है, अब इसको ये जो ट्रैकिया, अब सिर्फ हम ट्रैकिया को दिखा रहे हैं, ये ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट में टूट जाता है। यहाँ पे एक लंग्स होता है, यहाँ पे एक लंग्स होता है, लेफ्ट और राइट लंग्स। ठीक है, ये जो होता है ये होता है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गया। और ये जो टूटता है इसको बोलते हैं, पहला जो ब्रेक होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फिर फर्दर कई बार ब्रेक होता है, अब प्राइमरी, टर्सरी, ठीक है, इस तरह ये कई बार ब्रेक होता है। और जो फाइनल जो जाके जहाँ पे रुकता है उसको बोलते हैं इस तरह से, अंगूर की तरह इस तरह से गुच्छा में इस तरह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। और यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो ब्लड से जो
हार्ट के थ्रू जो ब्लड आया इम्प्योर ब्लड, उसको यहाँ पे ले लेता है। ये जो हम लोग नाक के थ्रू लेते हैं वो एयर होता है, एयर यहीं पे फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से आता है वो फिर यहाँ पे दे देते हैं, और हम लोग नाक के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन जो प्योर ऑक्सीजन रहता है उसको लेकर के सेल तक चला जाता है ब्लड। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा कहानी यहीं पे बताया गया है। देखिए ब्रोंकाई में टूट जाता है, फिर ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में बढ़ता है, फिर फर्दर डिवीजन होता है उसका, और गैसों का आदान प्रदान एल्वोलाई में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। श्वसन दर रिस्पिरेटरी सिस्टम वयस्क में 12 से 18 बार प्रति मिनट होता है। श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन का जो नियंत्रण, जो हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, इसका जो नियंत्रण करता है वो करता है मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसन के दौरान वक्ष गुहा, यानी कि ये जो ट्राकिया है, ठीक है, ये दो में टूट गया, एक लंग्स इधर है, एक लंग्स इधर है। ठीक है, अब यहीं पे पेट के जस्ट ऊपर यहाँ पेट शुरू हो जाता है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जो, ठीक है, ऑर्गन होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स फूलता है, तो ये भी, ये जो है ना ऊपर और नीचे होता है। देखिए आप जब सांस लेंगे तो पेट फूलता है, नीचे होता है। सांस तो हम लोग लंग्स में ले रहे हैं, तो ये डायफ्राम के कारण होता है। ठीक है, तो ये वक्ष गुहा का विस्तार डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो आप देख लीजिए श्वसन प्रक्रिया क्या होता है, नोज में होता है, नोज से शुरू होता है, नाक से हम लोग एयर को लिए, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्राकिया, ट्राकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलाई तक जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का सही गणितीय रूप है। तो हम लोग को पता है V = IR, ये ओम का नियम होता है। V = IR ये होता है। ओम के नियम को अगर चेंज करना रहेगा एग्जामिनर को कुछ, तो लिख देगा I बराबर क्या होता है, तो I बराबर हम लिख सकते हैं V/R। और इसी तरह यहाँ पे लिख देगा R बराबर क्या होता है, तो R बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं V/I। ठीक है, तो ओम का नियम या तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों में से कोई भी दे देगा, ओम का नियम सही है। ठीक है, ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है, वोल्टेज और करंट को। देख ही रहा है यहाँ पे, ओम का नियम किस पर लागू होता है, केवल धातुओं पर लागू होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। यदि विभवांतर यानी कि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाता है और प्रतिरोध को सेम रखा जाता है, प्रतिरोध को कांस्टेंट रख दिया जाता है, तो धारा में यानी कि करंट में क्या इफेक्ट होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। अभी हमने बताया कि I बराबर V = IR होता है, और I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर V/R लिख सकते हैं, V/R। तो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं भाई I बराबर V/R। अब हो रहा है कि वोल्टेज को यानी कि विभवांतर को दोगुना कर देते हैं। अब अगर I बराबर 2V/R अगर हम लोग कर रहे हैं, I बराबर 2V/R कर रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ तो दोगुना हो रहा है। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो अगर विभवांतर वोल्टेज को अगर हम लोग दोगुना करेंगे तो करंट भी दोगुना हो जाएगा, इसका कहने का यही मतलब है। ठीक है, तो दोगुना हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवियां पर्दे पर उतारा जा सकता है। एक चीज़ आप लोग एकदम दिमाग में रख लीजिए, पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ वास्तविक यानी कि रियल छवियों को ही, वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग बना सकते हैं। तो जहाँ वास्तविक है, वास्तविक और आवर्धित हो, या आवर्धित मतलब बड़ा, संकुचित के मतलब छोटा, तो वास्तविक हो और आवर्धित हो तो भी बना सकते हैं, वास्तविक हो और छोटा हो तो भी बना सकते हैं। यानी कि A और B दोनों ही सही हो जाएगा, इसका आंसर A और B दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के तंतु को अत्यंत पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है। बनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये उच्च प्रतिरोध के कारण, उच्च प्रतिरोध होगा यानी कि रेसिस्टेंस हाई होगा, तो जब करंट उसमें से फ्लो करेगा तो घर्षण के कारण हीट ज़्यादा जनरेट होगा, जिस कारण से बल्ब लाइट देता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो तार होता है, तार को जितना लंबा हम लोग रखेंगे रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तार को जितना छोटा रखेंगे रेसिस्टेंस कम होगा। तार का क्रॉस सेक्शनल, देखिए ये तार है, तो ये तार का जो क्रॉस सेक्शनल होता है, ये तार है लंबा। अब ये तार का जो क्रॉस सेक्शनल होता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितना बड़ा करेंगे रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना छोटा रखेंगे रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दो चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। तो लंबा करेंगे यानी कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा,
यही चीज़ जितना भी ये सारा यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, हम लोग को पता है क्यों, क्योंकि इसका गलनांक जो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब के तंतु कांच के बल्ब में निर्वात या तो वैक्यूम, यहाँ से हवा सारा निकाल दिया जाता है, या तो फिर आर्गन और नाइट्रोजन गैस के भरा जाता है। अब तो ये वाला बल्ब खत्म हो गया है लगभग, अब तो CFL और LED चल रहा है। ठीक है, को भरा जाता है ताकि तंतु फिलामेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जले नहीं। टंगस्टन फिलामेंट जो होता है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो कुंडली के रूप में किया जाता है। देखिए कि फिलामेंट जो होता है ना हमेशा इस तरह से होता है। ये क्यों? क्योंकि देखिए इस तरह कुंडली में अगर कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कभी भी रेलवे स्टेशन या फिर सिनेमा हॉल के लाइन में या फिर कहीं भी लाइन लगाते हो तो लाइट को, अगर ये वाला काउंटर है तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं लगाता है, ऐसे ऐसे घुमा के लगाया जाता है। रीज़न क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, उस छोटा एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा को इसमें शामिल किया जा सकता है, इसीलिए इसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है ताकि ये ज़्यादा रेसिस्टेंस दे सके। लंबा जितना होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और अगर इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा तो ये हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, पावर का जो फार्मूला होता है ये हमेशा भूल जाता है बच्चा लोग न्यूमेरिकल के समय में। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, ये भी होता है, P बराबर I²/R ये भी होता है, और पावर बराबर V²/R भी होता है। इसको याद रखने का तो इसका जो मेन फार्मूला होता है बेस, इसका होता है P = V इंटू आई। ठीक है, वोल्टेज इंटू आई। इसको याद रखने का तरीका क्या है, या तो आप इस तरह से याद रख लीजिए VIP से याद रख लीजिए, लेकिन कई बार इस तरह से VIP सबको लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, VIP अगर याद रख पाएगा तो ठीक है, और नहीं तो क्रिकेट सबको देखता है, तो जिसके पास पावर होता है वही छक्का मारता है। तो पावर बराबर छक्का, रोमन में 6 इस तरह लिखा जाता है, तो पावर में छक्का इस तरह मारते हैं। तो ये हो गया। तब आप ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, तो P = V इंटू आई, यहाँ तो लिखा हुआ है P = V इंटू आई। अच्छा, V को V = IR हम लोग लिख सकते हैं, V = IR लिख सकते हैं। अब यही V की जगह पे IR को रख दो, I इंटू R, तो दो I आ गया, एक R, तो I²/R हो जाएगा। अब अगर I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे I = P/V लिख सकते हैं। हम माफ कीजिएगा, ओम के नियम से चलते हैं ना, तो I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं ओम के नियम में, V/R। तो I की जगह पे V/R लिखो, तो V अगर हम लोग R रखते तो V²/R हो जाएगा, तो V²/R हो गया। तो बस ओम के नियम इस पर अप्लाई कर दो, बन जाएगा। दोनों ये तीनों हो गया। अच्छा, एक चीज़ पूछा जाता बार बार, 1 किलोवाट घंटा 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। देखते हैं, जब भी कोई मर जाता है जानवर वगैरह तो उस पर क्या होता है, या तो बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया लगता है और कवक लग के उसको ख़त्म कर देता है। जो भी लकड़ी कहीं भी गिरा हुआ हो तो उसको देखिए कवक फंगस लगता है, उसको ख़त्म कर देता है। कौन कौन होता है, बैक्टीरिया और कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा गया है। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो गोला से बना हुआ होता है। ये रहा गोला, अब इसी को यहाँ से कट कर दिया और दर्पण बना दिया। तो चलिए हम अवतल दर्पण ले लेते, ये ले अवतल दर्पण बन गया। तो मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये वाला ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो पूछा गया गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या पहला आपने दे रखा है, यह दर्पण का अभिलंब होता है, या दर्पण पर अभिलंब हो। तो बिल्कुल देखिए ये रहा दर्पण आपका, ये वाला ये रहा दर्पण, दर्पण पे ये अभिलंब है, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे है, बिल्कुल ये सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरी नहीं। आपतन बिंदु, जहाँ आपतन बिंदु का मतलब होता है जहाँ से लाइट आता है और दर्पण पे टकराता है। तो आपतन बिंदु कहीं भी होता है, अनंत में भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से यहाँ से भी लाइट आ सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कथन तो गलत हो गया दूसरा नंबर वाला। तीसरा नंबर में क्या है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, बिल्कुल। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ होता है फोकस, तो मुख्य फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, यही वाला पूछा गया। तो ये भी सही, यानी कि 1 और 3 सही है। चलिए 1 और 3 खोजिए, 1 और 3 सही है, बाकी ये वाला गलत है, ये कहीं भी हो सकता है। वही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जो भी बताए ना, ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा C सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा फोकस। ठीक है,
वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी कि यहाँ से अगर गुजरेगी, क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश है और यहीं से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, इसी से गुजरती है, तो आपतित किरण, यानी कि ये वाला जो किरण है, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी कि इधर से जो किरण जाएगा इधर, परावर्तित किरण के बीच का एंगल क्या बनेगा। तो देखिए लाइट का एक नियम है, अगर ये कोई कोई सतह है, अगर लाइट 90 डिग्री पे आके गिरता है, इस पे टकराता है 90 डिग्री पे, तो वो उसी डायरेक्शन में भागेगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये 90 डिग्री रहा तो जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में, तो देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री पे गिर रहा तो जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि इसके बीच का एंगल कितना बनता है, एक सीधी रेखा पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इस पर देखिए एंगल का क्वेश्चन पूछा था, इसलिए एंगल का जितना भी क्वेश्चन बन रहा है ये सारा हम यहाँ पे डाल दिए। जब आगे में क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं, अगले शिफ्ट में या कुछ और शिफ्ट में अगर मिलेगा, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता हो तो फिर हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे दर्पण में, ठीक है। चलिए, अगर सी पे रहा तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, अगर एफ पे रहा, एफ से अगर लाइट जाएगा तो वो 0 डिग्री पे बनाएगा, और अगर पोल पे रहा, ये पोल वाला समझा देते हैं, ठीक है। अगर पोल पे रहा, देखिए ये रहा, अब पोल पे रहा, पोल तो यहाँ पे होता है पी, यहाँ पे होता है पी, ठीक है। पोल पे गया तो अगर यहाँ पोल पे टकराया तो उसी एकदम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे दोनों बराबर होता है, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है, और ये एक्यूट एंगल बनता है। क्या एंगल बनता है, एक्यूट। पोल पे रहा एक्यूट एंगल, एफ पे रहा 0 डिग्री, सी पे रहा 180 डिग्री, बस ये तीन ही आप लोग को याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी, यानी कि होमोलोगस सीरीज सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान कितना होता है। देखिए होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, जब भी कोई कार्बनिक यौगिक होता है ना, ये देखिए सी 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 सी, होमोलोगस यही इसी को बोलते हैं, जो एक जैसा से बना होता है, ठीक है। इधर सी से चलेगा, और कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, तो ये रहा हाइड्रोजन, 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 ये सब रहा हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, तो ये होता है होमोलोगस सीरीज। अब बोला है कि दो क्रमागत समजातीय होमोलोगस सीरीज सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है, ये बताइए। तो ये रहा पूरा एक तो सीरीज है, इसका सबसे छोटा वाला पोर्शन को उठाइए, तो सबसे छोटा वाला अगर पोर्शन उठाते हैं तो क्या है, यही है CH, ठीक है। इधर तो C जुड़ा हुआ है, H। अब बोला है इसी का आणविक द्रव्यमान, तो सबका आणविक द्रव्यमान निकाल लो, तो C का कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 6, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, 12 और 2 14, बस यही वाला तो है 14, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा आंसर। यही वाला यहाँ पे पूरा कथा लिखा हुआ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा 14। एड्स का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। एड्स होता क्या है, ठीक है, किस वायरस से फैलता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, ठीक है, जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि WBC, जो हम लोग का WBC होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, जो WBC होता है उसको खा जाता है, यानी कि और यही हम लोग का शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, ठीक है। इसी को हम लोग को पुलिस भी कहते हैं, ठीक है, शरीर का पुलिस भी इसी को बोला जाता है। तो इसी को ख़त्म कर देता है, तो जिसको एड्स होता है ना, तो एड्स एक बीमारी का बंडल है, अगर ये आ गया तो ये पूरा WBC को ख़त्म कर देता है। अब WBC को ख़त्म करने से जो भी बीमारी आपको होगा, कुछ भी बीमारी हो गया, TB हो गया, मलेरिया हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो वो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं, WBC तो ख़त्म ही नहीं करेगा, ख़त्म नहीं। और इस तरह से ना बीमारी को पूरा बीमारी फैलने लगता है शरीर में, और धीरे धीरे आदमी को मार डालता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से T लिम्फोसाइट, यानी कि जो WBC का टाइप होता है T लिम्फोसाइट, उसी को ही खत्म करता है, विशेषकर CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। CD4 कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसका पूर्ण इलाज अभी तक तो नहीं बना है, ठीक है, लेकिन इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि ART दिया जाता है, जिससे कि आदमी का लाइफ थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। चलिए, विद्युत मोटर का वह भाग जो उसमें धारा के प्रवाह को उलट देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्प्लिट रिंग बोला जाता है, विभक्त वलय बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ मोटर के बारे में हम इतना करवा दिए कि आप लोगों को फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है,
मुख्य भाग जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है मेन पार्ट से, ठीक है। तो इसका मुख्य भाग क्या क्या होता है? कुंडली, कॉइल जो तांबे के तार से बना होता है और यह धारा को प्रभावित करता है, यानी कि धारा को फ्लो करवाता है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मोटर को चलाने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जितना होगा मोटर उतना तेजी से चलेगा। विद्युत बल्ब को विद्युत चुंबकीय बल्ब माफ कीजिए, प्रयुक्त बल जो होता है मोटर में, जो प्रयुक्त बल होता है उसको विद्युत चुंबकीय बल्ब कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है, ठीक है। विभक्त बल जो अभी विभक्त बल के बारे में पढ़ ली, इसको उलट देता है, ठीक है। ब्रश जो होता है धारा को जो बाहरी परिपथ से कुंडली जो कॉइल होता है वहाँ तक लेके आता है, कौन? ब्रश। ये सब याद रख लीजिएगा। लोहे का क्रोड, सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है चुंबक के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर का कार्य फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के पर आधारित होता है, जहाँ पे अंगूठा जो होता है ना बल को दर्शाता है, तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और मध्यमा जो होता है वो धारा की दिशा को दर्शाता है। इससे बाहर और क्या पूछेगा मोटर में? चलिए, केसुरी की प्रणालियों में यकृत कोशिकाएं यानी कि लिवर सेल में SER द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो जो भी हम लोग दवाएं खाते हैं या फिर जो भी हम लोग विषाक्त चीज़ हम लोग के शरीर में होता है उसको निष्क्रिय करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। कौन? SER, लिवर सेल जो होता है वही। क्लोर क्षार, ठीक है, क्लोर अल्कलाइन प्रक्रिया में कौन से 3 उत्पाद बनता है? तो क्लोर क्षार देखिए क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो बनता क्या है? हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये 3 को बनते हैं, यानी कि इसका तो आंसर C हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इसमें प्रक्रिया में क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 उत्पाद बनता है। कौन कौन सा? तो क्लोरीन गैस बनता है, और ये कहाँ पे बनता है? एनोड पे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे बनता है। हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनता है, और ये कहाँ बनता है? कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे बनता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये कहाँ बनता है? विलयन जो लिक्विड रहता है उस पर बनता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। ये रहा इसका फॉर्मूला, देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भाग लेते हैं? तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 किसका पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, हाइड्रोजन का, या माफ कीजिएगा जल का, H2O का, ठीक है। तो 6 होता है इसका, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का और 6। ये जो समीकरण आपको पूछा गया था ये अनबैलेंस था, इसको बैलेंस करना था। जैसे बैलेंस कीजिएगा आप लोग को, देखिए ये बनता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरीन के ऊपर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा आपको और 6 पानी मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 होता है इसका आंसर। धुएं से भरे कमरे में प्रकाश की एक पतली किरण दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलिए या फिर टिंडल इफेक्ट ऑफ लाइट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के, अब प्रकाश में जितने भी प्रभाव है सारा हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। चलिए देखिए कहाँ पे, अब सब NCERT का लिया गया है, ठीक है। धुएं से भरे कमरे में जो अभी दिखा टिंडल प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको बोला जाता है, ठीक है। आकाश नीला दिखाई देता है, या तो फिर आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, या तो सूर्य उदय या सूर्य जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उस समय लाल दिखाई देता है। जब भी रंग का बात आ जाता है ना, तो उस समय क्या होता है? इसका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, ठीक है, बात ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट होता है प्रकाश का, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इसमें होता है लाल तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का कम प्रकीर्णन के कारण ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनना, जल बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन और विच्छेदन यानी कि डिस्पर्सन के कारण ये बनता है इंद्रधनुष, ठीक है। ये सब एकदम रट लीजिएगा। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण,
पानी में पड़ी तिनका का टेढ़ा दिखना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना या फिर टूटा हुआ प्रतीत होना, या फिर सिक्का जो पानी में गिरा हुआ होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखना, या फिर स्विमिंग पूल या फिर कोई भी जल का वैसा जो जहाँ पे पानी जमा रहता है, जो हम लोग ट्रांसपेरेंट रहता है, जो दिखता है गंदा पानी में नहीं, ठीक है, वो देखना कि जितना वास्तविक गहराई होता है उससे थोड़ा सा ऊंचा कम गहराई दिखता है। ये सब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। पॉलीथीन या कांच में सफ़ेद प्रकाश पड़ने पर रंग बिरंगा दिखाई देता है, यानी कि लाइट अलग अलग रंग में टूट जाता है, या फिर प्रिज्म से जब लाइट को डालते हैं तो अलग अलग रंगों में टूट जाता है। ये सब होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, विच्छेदन के कारण, प्रकाश के विच्छेदन के इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें लेंस से गुजरने पर बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। एक बिंदु पर जब लेंस से गुजरता है, यानी कि अवतल लेंस से जब गुजरता है तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ये किससे होता है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और अभिसारण, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस के कारण होता है। आकाश में तारे टिमटिमाई देता है, ये किस कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और पानी का बता दिए, जो सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देता है उठा हुआ, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धारावाही नलिकाएं, यानी कि माफ कीजिएगा, धारावाही परिनलिका, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिससे करंट फ्लो होता है, के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए यहाँ पे दे रखा है, इसका उपयोग नरम मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही सही है। यह एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है। बिल्कुल यह एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त पर होता है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2 इसका दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया P, Q, R और S की पहचान कीजिए। ये जो दिया गया था क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इसी तरह से था, जबकि इसको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना था। इसको लिखना था कि इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इसका मेन ही पर्पस था कि इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इसको जब आप बैलेंस कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 2 P आ जाएगा, 2P, 1 Q आ जाएगा, 1 R आ जाएगा और 1 S हो जाएगा। आप लोग इसको बैलेंस कीजिएगा, एक एक रख के देखिएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ये सिर्फ बैलेंस करना था। एक रासायनिक यौगिक X जिप्सम को गर्म करके तैयार किया जाता है। यह सफ़ेद पाउडर, यहाँ पर पूछा गया है कि सफ़ेद पाउडर अग्निरोधी सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यह X क्या है? तो देखिए ये X क्या है, तो जब हम लोग जिप्सम को 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है। क्या बनता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है, ठीक है। इसका ही आंसर था। इसका क्या होता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर का फॉर्मूला देख लीजिए, CaSO4 हाफ H2O। यहाँ पे देखिए पूरा, जब जिप्सम को लगभग 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करता है तो पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है। यहाँ पे देखिए जिप्सम में CaSO4, इसको वाटर के प्रेजेंट में 2H2O में जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O, ये होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर। CaSO4 हाफ H2O पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है और पानी निकल जाता है, 3/2 पानी निकलता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये देख लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है उसको क्या कहा जाता है? अंतःस्यंदन, यानी कि इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। जो हम लोग को फिल्टर पे आप आमतौर पे जो स्टील वाला फिल्टर होता है, देखिए उसमें 2 कैंडल रहता है और कैंडल भी क्या होता है? रिश्ता है, इनफिल्ट्रेशन उसमें होता है, पानी टपक टपक के शुद्ध होता है। अगर पूछा जाए ना कि जो धरातल का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर जाने पे शुद्ध होता है, वो किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो यही इनफिल्ट्रेशन के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और आखिरी तत्व कौन सा था? ये पूछा गया। तो पहला हाइड्रोजन हो जाएगा और आखिरी थोरियम हो जाएगा। चलिए न्यूलैंड के देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए हैं। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इसको रखा गया था। हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म के समान दिखता था और ये संगीत के सप्तक से तुलना की जाती थी, ठीक है। इसमें कमियां क्या क्या था? इसमें 56 तत्वों तक ही लागू हुआ, भारी तत्वों पे ये लागू नहीं होता था और हाइड्रोजन को इसमें एक फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया है।
नेक्स्ट है, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होता है। यानी कि क्वेश्चन को पूरा डैश डैशा दिया है, आप लोग को बताना है कि ये क्या होगा डैश 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 में। तो देखिए, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक आवेश बढ़ता है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ता है, इससे लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और घटता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब जब हम लोग पीरियडिक टेबल में देखते हैं तो अक्सर पूछा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या बढ़ता है क्या घटता है, और टॉप टू बॉटम आने पे क्या बढ़ता है क्या घटता है। चलिए यहाँ देखिए, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको पूरा रट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, सीजियम की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा, माफ कीजिएगा, आयनीकरण ऊर्जा किसकी है, तो ये हीलियम की होती है, ठीक है। चलिए अब जीके जीएस यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, जीके जीएस में हम लोग जो करंट का जो पूछा गया था वो नहीं किए हैं। 6 से 7 करंट हर बार, पिछले बार भी पूछा था और इस बार भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। एनटीपीसी में आप लोग देख लिए कितना 12 15 तक पूछ दिया था। चलिए, अर्थशास्त्र की मांग, वक्र की ढलान सामान्यतः कैसी होती है, तो वक्र की ढलान कैसी होती है, इस तरह से होती है, यानी कि बाएं से दाएं और नीचे की ओर, बाएं से दाएं जाते हैं और नीचे की ओर ढलान होती है। नेक्स्ट है, 1956 में राष्ट्रीय उपभोक्ता व्यय बजट और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ था, तो आप लोग को पता होगा कहाँ पे लागू हुआ था, राजस्थान में। आप लोग कमेंट कीजिएगा राजस्थान के किस गांव में, किस जिले के किस गांव में ये सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने दहेज से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में किस वर्ष अपना फैसला सुनाया था, तो ये 2021 में सुनाया था। नेक्स्ट है, देशांतर और अक्षांशर के बीच बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन को चुनना है। तो देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है भाई, ये रहा देशांतर, ये प्रतिच्छेदित करता है, ये रहा पृथ्वी और ये इस तरह से होता है। ये जो होता है ना, अक्षांश कभी नहीं करता है, ठीक है। अक्षांश जो होता है ना, हमेशा इस तरह रिंग के फॉर्म में होता है, इस तरह छोटा सा बढ़ते बढ़ते एकदम 0 तक जाता है, ठीक है, एकदम पॉइंट तक चला आता है। यहाँ पे पोल, यहाँ जहाँ पे पोल होता है यहाँ पे, तो देशांतर करता है, अक्षांश नहीं करता है। तो यहीं पे गलत हो गया, तो यही वाला इसका सही हो जाएगा, बाकी तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था, 2021 में। पेरियार नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पे, केरल में। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल लागू करने की शक्ति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को पता है अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है और राज्य आपातकाल तो दुनिया भर का लगा है। तो आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है और कब कब लगा है, ये कमेंट कीजिएगा। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलो लोकू 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसक आंदोलन किया गया था, तो कौन सा अहिंसक, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के
शुभारंभ के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पंचवर्षीय योजना था और योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता था। और उस समय जो प्रधानमंत्री था पंचवर्षीय योजना का, उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश अर्थात जिसने सभी मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विजेता। आंसर हो जाएगा विजेता होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और जो बाकी क्वेश्चन था इसमें करंट अफेयर्स में, ये माफ़ कीजिएगा जीके जीएस में, वो करंट अफेयर्स था और जिसका आंसर नहीं लाए क्योंकि उसमें 19 का 20 का 21 का 2019 20 21 का अभी कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जीके जीएस से। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब रोज़ आप लोग के लिए जो साइंस का क्वेश्चन है और जीके जीएस का क्वेश्चन है हम लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।